भारत का भविष्य निर्धारित करने वाले देश के आगामी अफसरों को यशस्वी सिंह का वंदन। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप दमदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने अच्छे से उसका प्रैक्टिस किया होगा और पुराना करंट अफेयर्स का भी सेट 1 प्रैक्टिस किया होगा। और जो मैंने सोर्सेज आपको बताए थे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, आप सिर्फ उन्हीं सोर्सेज से ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। उसी करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज प्रैक्टिस सेट 2 के साथ आ गया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का शुभारंभ कहां किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी। तो बच्चों अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का शुभारंभ गौतम बुद्ध नगर में किया गया। आइए हम इसके बारे में हम और डिटेल्स देख लेते हैं। तो बच्चों 21 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा के जनपद गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का शुभ आरंभ हुआ। यह 21 से 25 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया। कहां बच्चों आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीनियर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब जीता? आस्था सिंह, आस्था यादव, सीमा सिंह, नेहा यादव। तो बच्चों इसका सही आंसर है आस्था सिंह। आइए हम इसके बारे में हम और डिटेल्स लेते हैं। तो झारखंड के टाटानगर जमशेदपुर में हुई सीनियर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में लखनऊ की आस्था सिंह स्ट्रॉन्ग वुमेन और आर्य सिंह ने स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब जीता। बच्चों स्ट्रॉन्ग वुमेन पूछे तो आस्था सिंह हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग मैन पूछ ले तो आर्य सिंह हो जाएगा। इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने कुल 31 पदक जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में पूछे कि उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते तो बच्चों सही आंसर होगा कुल 31 पदक। ये ध्यान दीजिएगा, ये यूपीपी यूपीएसआई वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए समझ में आया होगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2023 का निराला स्मृति सम्मान निम्नलिखित में से किसे दिया गया? मनीष कुमार, कमल सिंह, अरुण सिंह, अरुण कमल। तो बच्चों बात करें अगर 2023 का निराला स्मृति सम्मान तो किसे मिला है? अरुण कमल को। आइए हम इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। वर्ष 2023 का निराला स्मृति सम्मान समकालीन कविता के कवि, कौन सी कविता के लिए इनको मिला बच्चों? समकालीन कविता, अरुण कमल को दिया गया। यह सम्मान छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की स्मृति में दिया गया। ये बच्चों उनकी फोटो है अरुण कमल जी की, आप देख सकते हैं। किस कविता के लिए मिला? इनकी कविता कौन सी थी? समकालीन कविता। ये भी पूछ सकते हैं। यह निराला सम्मान किस कवि के स्मृति में दिया जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के स्मृति में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां हुआ था? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर। तो बच्चों अगर हम बात करें 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन तो कहां हुआ था? लखनऊ में। आइए हम और इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित हुआ था। बच्चों ये भी ध्यान दीजिएगा, लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में। यह मेला ज्ञान कुंभ की थीम पर आधारित था। बच्चों ये थीम ध्यान रखिएगा, ज्ञान कुंभ की थीम पर आधारित था, जिसमें निशुल्क प्रवेश और पुस्तकों पर 10% की छूट दी गई। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्वेरिन नामक युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? अगर बच्चों हम बात करें एक्वेरिन नामक युद्ध अभ्यास की तो एक्वेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। आइए हम इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। तो भारतीय सेना और मालदीव रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन, इसका पूरा नाम एक्स एक्वेरिन है। तो अब की बार कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण
11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में संपन्न हुआ। बच्चों जगह कहां पे है? उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। ये देखिए एक्स एक्वेरिन। अन्य जानकारी हम देखते हैं बच्चों, भारत और फ्रांस के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज को वरुण कहा जाता है। भारत और मंगोलिया के बीच जो था उसको नोमैडिक एलिफेंट या घुमंतू हाथी भी कहा जाता है। भारत और जापान के बीच जिमेक्स। अब ये लास्ट वाला को याद करने का ट्रिक देख लीजिए। जापान जी, जापान जी, जिमेक्स यानी जापान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक विरासत पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो बच्चों आप बताइए, सबसे पहले आप आंसर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब प्रॉपर बुक से पढ़ रहे होंगे और मेरे आंसर देने के पहले आप आंसर दे रहे होंगे। वैदिक विरासत पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। तो बच्चों अगर बात करें हम वैदिक विरासत पोर्टल की, हाल ही में ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। आइए इसके बारे में और डिटेल्स ले लें। वैदिक विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए जारी किया गया। इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा बनाया गया। बच्चों अगर पूछे किसके द्वारा बनाया गया, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा। इस पोर्टल पर 4 वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अपलोड की गई है। बच्चों अगर आप इस वैदिक विरासत वैदिक हेरिटेज पोर्टल को खोलेंगे तो इसमें आपको ऑडियो बुक मिलेगी 4 वेदों की, जिसको आप सुन सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां विश्व हिंदी दिवस कहां आयोजित हुआ? बच्चों अगर विश्व हिंदी दिवस की हम पहले बात करें तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए हर प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली भारत, नाडी फिजी, बाली इंडोनेशिया, न्यूयॉर्क यूएसए। तो अगर हम बात करें 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन तो वो कहां संपन्न हुआ था? नाडी फिजी में। बच्चों अगर हम बात करें फिजी की, तो फिजी कहां पे है? तो बच्चों ओशिनिया महाद्वीप है। ओशिनिया महाद्वीप जिसको कई लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं, पर उसका असल नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं ओशिनिया महाद्वीप होता है। ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है। तो ओशिनिया महाद्वीप में सदर्न पैसिफिक ओशन। बच्चों जब मैं मैपिंग कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें, अभी इतना समझ लीजिए। ओशिनिया महाद्वीप के सदर्न पैसिफिक ओशन में ये एक छोटा सा आइलैंड है फिजी, जहां पे बहुत सारे हिंदी भाषी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? आइए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस अभी मैंने आपको बताया प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। किसके लिए? हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। इसका आयोजन कहां हुआ था? अभी मैंने आपको बताया नाडी फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 में। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? हमारे द ग्रेट विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब। सम्मेलन का विषय क्या था? बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सम्मेलन का विषय, सम्मेलन की थीम तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। बच्चों अगर कुछ भी समझ में ना आए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी आपको डाउट हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और इस पीपीटी को दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए या आपके दोबारा रिवीजन के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी टीचर्स आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान लेके आए हैं जो आपके सफलता के रास्ते को आसान करेगा। आप जुड़े रहिए। बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय सुरक्षा एजेंसी, क्या पूछा बच्चों? भारतीय सुरक्षा एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया? बच्चों पहला ऑप्शन है एसपीजी, दूसरा ऑप्शन है सीआईएसएफ, तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड, चौथा ऑप्शन है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। तो बच्चों अगर हम बात करें हाल ही में हुई सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग के बारे में, तो ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ये ड्रिल की गई थी। आइए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ऑपरेशन सजग
तटीय सुरक्षा निर्माण के सभी हितधारकों को शामिल करने वाला एक अभ्यास 18 सितंबर 2023 को किस तट पे हुआ था? पश्चिमी तट पर भारतीय तट रक्षक द्वारा किया गया था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहां स्थापित किया गया? अगर बच्चों हम बात करें भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की, तो हमारा पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, कलकत्ता। अगर हम बच्चों बात करें भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की, तो यह हाल ही में कहां? चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। बढ़ते हैं हम अपने अगले आइए हम इसके बारे में और डिटेल्स ले लें। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 8 मई 2023 को चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना की विरासत और तकनीकी प्रगति को दिखाने वाला हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्र के मुख्य आकर्षणों में से एक सिमुलेटरों की संख्या है जो आगंतुकों को भारतीय वायुसेना की सूची में शामिल प्रतिष्ठित विमानों की उड़ानों के रोमांच को दोहराने तथा उन्हें पायलट होने की अनुभूति करने का अवसर देता है। तो बच्चों अगर आप यहां पे जाएंगे तो वहां पे एक सिम्युलेटर है, सिम्युलेटर या बोल सकते हैं एक तरह का एक गेम होता है, गेमिंग कंसोल, जो अगर आप उसमें बैठेंगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे आप एक वाकई के फाइटर पायलट हैं। उसमें क्या होता है, एक फाइटर प्लेन की तरह सारे कंट्रोल्स होते हैं और आपको उड़ाने को दिया जाता है, जिससे आप यह फील कर सकें कि आप भी एक पायलट हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण कहां हो रहा है? तो चीन, यूएसए, रूस या भारत? पहले आप जवाब दीजिए। तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण बच्चों कौन कर रहा है? भारत। भारत के लिए एक और उपलब्धि। आइए और देखते हैं। सीमा सड़क संगठन लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण कर रहा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कहां हो रहा है ये? भारत के लद्दाख के न्योमा में ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2023 को रखी। यह प्रयास रणनीतिक महत्व के क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, यानी कि यह भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत कर देगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 कहां से लॉन्च किया? बच्चों अगर हम सबसे पहले आपको बताएं ये L क्या है? आदित्य तो नाम है उस सैटेलाइट का। L क्या है बच्चों? L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। L क्या है बच्चों? लैग्रेंज पॉइंट। और ये कुल लैग्रेंज पॉइंट कितने हैं? 5। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है बच्चों? लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट है या ऐसी जगह है जहां दो सिलेस्टियल बॉडीज के बीच ग्रेविटी एकदम लगभग न्यूट्रल हो जाती है, या मैं बोल सकता हूं 0 हो जाती है। तो बच्चों ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, पर जो आदित्य L है, यानी L का मतलब लैग्रेंज पॉइंट और 1 L1, बच्चों ऐसे 5 पॉइंट है। तो कौन से लैग्रेंज पॉइंट में इसको स्थापित किया जाएगा? L1 में। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया आदित्य L1। अब ये पूछा गया है क्वेश्चन, कहां से लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों अगर हम बात करें आदित्य L1 की, तो ये कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। आइए हम इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए, किसके लिए? सूर्य अध्ययन के लिए अपना सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किसके द्वारा? लॉन्चिंग व्हीकल का क्या नाम है? PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश।
ध्यान रखिएगा, यहां से 2-3 क्वेश्चन निकल रहे हैं, इसीलिए कि आपका एक क्वेश्चन कवर हो, एक से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो, इसीलिए मैं ये स्लाइड बना देता हूं, जिससे जो है आपके एक ही स्लाइड से 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाए। अब जैसे ये मिशन किसके लिए है? सूर्य अध्ययन के लिए। लॉन्चिंग व्हीकल का क्या नाम है? PSLV C-57। कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश का 54वां टाइगर रिजर्व कहां बनाया गया? अभी तक बच्चों देश में 53 टाइगर रिजर्व थे, बट अभी हाल ही में 54वां बना है। तो कहां पे बना है बच्चों? मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। आइए हम इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। मध्य प्रदेश जो देश में सबसे अधिक बाघों का घर है, तो बच्चों अगर क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक बाघ कहां पाए जाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। एक और क्वेश्चन, सर्वाधिक बाघ कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो देश में सबसे अधिक बाघों का घर है, सबसे बड़ी बिल्लियों के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या नाम है उस टाइगर रिजर्व का? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम से एक नया संरक्षित क्षेत्र मिला, जो राज्य में 7वां, यानी मध्य प्रदेश का ये 7वां है, और भारत में 54वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा ये, यानी मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व। आइए अब हम कुछ स्टैटिक रिवीजन कर लेते हैं। बात करेंगे भारत का प्रथम सॉरी अगर हम बात करें भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व, तो कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पे है? उत्तराखंड में। कब स्थापित किया गया था? 1973 में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हम बात करें तो नागार्जुन श्री सैलाम है, आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो बोर टाइगर रिजर्व है। कहां है बोर टाइगर रिजर्व? महाराष्ट्र में। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहां शुरू किया गया? बच्चों यहां पूछा गया है वैदिक थीम पार्क, तो ऑप्शन है आपके नोएडा, लखनऊ, इंदौर, नई दिल्ली। आप सब पहले आंसर कीजिए। आई होप आप सभी ने आंसर कर दिया होगा। चलिए अब मैं बताता हूं। तो अगर हम बात करें पहला वैदिक थीम पार्क की, तो बच्चों ये नोएडा में स्थापित किया गया है। कहां किया गया है? नोएडा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपके पेपर में रखा मिलेगा, और सेम टू सेम। आइए और देखें, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क, उस पार्क का क्या नाम है? वेद वन पार्क। ध्यान दीजिएगा, इससे भी, इस वर्ड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। इसका उद्घाटन अगर पूछे तो किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ये देखिए वैदिक पार्क कुछ समथिंग ऐसा दिखेगा। बढ़ते हैं हम आगे। देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहां मिला था? बच्चों ये लिथियम क्या है और लिथियम की आजकल इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई है? जैसा कि आप सभी को पता होगा बच्चों कि ग्लोबल वार्मिंग इस समय बहुत बढ़ रही है, और इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है। अगर ये अर्थ का टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो ह्यूमन सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इस ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है ट्रांसपोर्ट। ये जो हम कार और बाइक्स बहुत ज्यादा चलाते हैं, तो इसीलिए हमारा बात किया जा रहा है ईवी की तरफ बढ़ने के लिए। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आप सभी को पता होगा कि बैटरी पड़ती है, और उस बैटरी में लिथियम आयन का यूज होता है। और तो बच्चों अभी तक ये लिथियम आयन भारत में नहीं मिलता था, भारत इसे इंपोर्ट करता था फिलीपींस से और अलग अलग देशों से। तो इस वजह से ये बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि है, लिथियम का भंडार जो मिला है। इससे हमारा ईवी को प्रोजेक्ट को बहुत ही फायदा होगा, और इंडिया ने प्लेज भी किया है कार्बन न्यूट्रल होने का। इंडिया ने क्या प्लेज किया है? कार्बन न्यूट्रल होने का। और कब तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात की है? 2070 तक। आइए देखते हैं तो कहां मिला। अगर हम बात करें लिथियम का भंडार कहां मिला था,
तो रियासी, जम्मू कश्मीर में, रियासी में। आइए हम और जानकारी लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किसने पता लगाया था? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, बच्चों कहां पता लगाया था? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना इलाके में। अगर बहुत डीप में क्वेश्चन चला जाएगा तो ये मोहल्ला पूछ लेगा, आप हर तरह से रेडी रहिए। जम्मू कश्मीर का रियासी जिला, कौन सा इलाका? सलाल हैमाना इलाका में करीब 5.9 टन लिथियम भंडार खोजा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गजाकोथा अभियान, यानी इंग्लिश में गजाकोथा अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम। आप लोग पहले आंसर कर दीजिए। कर दिया? मैं बताऊं अब। तो बच्चों अगर बात करें गजाकोथा अभियान की, तो हाल ही में ये असम द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के द्वारा? असम द्वारा। आइए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। असम ने मानव हाथी संघर्ष, मानव हाथी संघर्ष यानी इसको हम कहते हैं ह्यूमन एनिमल, एनिमल नहीं, यहां पे एलिफेंट का नाम दिया है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजाकोथा अभियान शुरू किया। बच्चों आजकल हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ एरियाज को हम एनक्रोच कर रहे हैं, यानी हम जहां पे जानवर रहते हैं हम वहां पे उन एरियाज में अतिक्रमण कर रहे हैं। तो बच्चों जब इंसान उस जगह पे अतिक्रमण कर रहा है तो ये जानवर क्या करते हैं? ये जानवर सिटीज में घुस आते हैं, और जब ये सिटीज में घुस आते हैं तो ये इंसानों पर हमला कर देते हैं, और इंसान अपनी जान बचाने के लिए इन जानवरों पर हमला कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। और यहां पे स्पेशली बात की गई है मानव हाथी संघर्ष यानी ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। अगर हम बात करें स्टैटिक की, आइए कुछ बात देख लेते हैं। सबसे ज्यादा हाथी कहां पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं, कर्नाटक के बाद असम में, असम के बाद केरल में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसकी पूछा गया बच्चों? संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। कानपुर, काशी, लखनऊ, मथुरा। तो अगर बच्चों हम बात करें इसका आंसर क्या होगा? काशी। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी काशी को जो बनाया गया। काशी किसका पुराना नाम है? वाराणसी का। आइए हम इसके बारे में और जानकारी लें। भारत ने 17-18 मार्च 2023 को काशी वाराणसी में, देखिए अभी मैंने आपको बताया काशी वाराणसी में एससीओ के पर्यटन मंत्रियों के बैठक की मेजबानी की। काशी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी नामित किया गया। आई होप आप सभी को एक एक बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला चीता अभ्यारण्य यानी चीता सेंचुरी पूछा गया। अभ्यारण्य की इंग्लिश होती है सेंचुरी। कहां बनाया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो बच्चों जैसा आप सभी को पता होगा कि चीता भारत से लुप्त हो चुके थे, यानी चीता भारत से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। हाल ही में चीतों को नामीबिया से लाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, और उनको कहां रखा गया है? मध्य प्रदेश में। आइए हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कहां पे? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों, कहां से बच्चों चीते लाए गए थे? अभी मैंने आपको बताया नामीबिया से लाए गए चीतों के समूह को बाड़े में छोड़कर प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया बच्चों? प्रोजेक्ट चीता। अभी तक प्रोजेक्ट टाइगर चलता था। काउंटडाउन बिगिंस टू वेलकम चीताज इन इंडिया विल बी ब्रॉट टू कूनो नेशनल पार्क इन एमपी ऑन 17 सितंबर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख, 22 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आप आंसर कीजिए पहले।
तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, बच्चों ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत का, और इस पर पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए है। कितनी है? 25 लाख। आइए हम और डिटेल लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, इसकी पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए है। इस पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की गई थी। यहां पे बच्चों आप स्टैटिक भी रिवीजन कर लीजिए, कब की गई थी? 1991-92 में। 2023 में यह अवार्ड 2 खिलाड़ियों को मिला। 2 खिलाड़ियों 2023 में 2 खिलाड़ियों को मिला। बच्चों ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। किसको किसको? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। और दोनों को किस गेम में मिला है? बैडमिंटन के गेम में। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो इसको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कीजिएगा और एग्जाम में इनकी आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। ये देखिए यहां पे भी चिराग एंड सात्विक, ये इनकी फोटो है दोनों सर्च की। आइए आप आगे बढ़ते हैं हम। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2023, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? हमारा पहला ऑप्शन है कैटलिन कारिको, पियरे एगस्टनी, नरगिस मोहम्मदी, क्लाउडिया गोल्डन। बच्चों यहां पूछा गया चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2023, तो 2 लोगों को दिया गया था, जिसमें से एक है कैटलिन कारिको। आइए हम और डिटेल्स देखते हैं। तो ड्रू विसमैन और कैटलिन कारिको, अभी मैंने आपको बताया 2 लोगों को दिया गया। किसको किसको? ड्रू विसमैन और कैटलिन कारिको को। यह सम्मान न्यूक्लियोसाइड बेस संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया। किस लिए? न्यूक्लियोसाइड बेस संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए। ये बच्चों ये है कैटलिन कारिको, ड्रू विसमैन। आइए हम और देखते हैं। पियरे एगोस्टनी को भौतिकी के लिए मिला है, नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए, क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। नोबेल पुरस्कार बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, मिस्टर अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। ये इन लोगों को मिले हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आने की चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? आप बताइए पहले, मैं वेट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5, योर टाइम इज ओवर। तो बच्चों अगर हम बात करें फेमिना मिस इंडिया 23 की, तो किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। आइए हम और डिटेल्स लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? ये तो आप सबको बहुत ही अच्छे से पता होगा, RRR, नाटू नाटू नाटू। ये आप सभी को मुझे लग रहा है ये इसका आंसर पता है। तो पहला ऑप्शन है नाचो नाचो, यारा तेरी मेरी यारी, नाटू नाटू, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता ही है नाटू 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 सॉन्ग। देखते हैं 95वें कौन सा संस्करण था इस बार? 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में भारत के SS राजमौली की फिल्म, तो RRR फिल्म किसने बनाई थी? SS राजमौली जी ने। भारत के SS राजमौली की फिल्म RRR, कौन सी पिक्चर का गाना है ये? RR का नाटू नाटू गाना सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। यह फिल्म स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन पर बनाई गई थी। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, किसके ऊपर? 2 स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर यह फिल्म बनाई गई थी। तो यहां से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्या नाम था? कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू। इसमें बच्चों म्यूजिक कंपोजर, एडिटर वगैरह का नाम दिया है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। पर ये 2 नाम मुझे लगता है सबसे ज्यादा, मुझे ऐसा गट फीलिंग मेरी कह रही है कि ये 2 नाम पूछे जा सकते हैं, किन स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। पद्म पुरस्कार संस्करण, पद्म पुरस्कार संस्करण 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ?
कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, क्या पूछा गया है यहाँ पे, पद्म विभूषण। बच्चों अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार संस्करण 2023 के पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में, तो यह कुल 6 लोगों को प्राप्त हुआ था। कितने लोगों को? 6 लोगों को। आइए हम और डिटेल्स देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। कितने टोटल, कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला था? 106 व्यक्तियों को। इनमें से 6 को पद्म विभूषण, ध्यान दीजिएगा, 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल हैं। टोटल 106 लोगों को दिया जाना है पद्म पुरस्कार, जिसमें से 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री हैं। अब देखते हैं किन किन लोगों को पद्म विभूषण मिला है। तो कुल 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं? बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर आपकी कोई भी समस्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? तो पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा ऑप्शन है HDFC, तीसरा ऑप्शन है ICICI, चौथा है एक्सिस बैंक। अगर हम बात करें नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड की, तो किसने लॉन्च किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए हम और डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया। किसके लिए जारी किया? डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। इस कार्ड का उपयोग व्यापार और ई-कॉमर्स से भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये देखिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, मेट्रो टोल या शॉपिंग सबके लिए, और ये ऑल इन वन कार्ड है, हर चीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार, बच्चों सिंगिंग में सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रैमी होता है, तो वो हनी सिंह का वो एक गाना था ना, दुआ करो मेरे लिए मैं ग्रैमी ले आऊंगा, इसे कहते हैं हॉप हिप हॉप। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, AR रहमान, पंडित रविशंकर, रिकी केज, अरे वाह ऑप्शन में भी है यो हनी सिंह। तो बच्चों मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब यही सही आंसर नहीं होगा। यो हनी सिंह कहीं एग्जिस्ट नहीं करते इस लाइन में। तो बच्चों सही आंसर है, किसे मिला अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार? रिकी केज को। ये एक बहुत ही सम्मानजनक बात है, तीसरी बार मिला एक भारतीय को। चलिए हम और डिटेल्स देखते हैं। 65वां ग्रैमी पुरस्कार 2023 में भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइड्स, कौन सी एल्बम बच्चों ये भी पूछ सकते हैं, डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। ये है रिकी केज सर, आप फोटो देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी। अन्य जानकारी देखें और ग्रैमी में क्या क्या मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे गया है? हैरी हाउस को, हैरी स्टाइल्स के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर है जस्ट लाइक दैट, आप यूट्यूब पे जाके सुनिएगा जस्ट लाइक दैट, अच्छा लगे तो मुझे भी कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं भी सुन के देखूंगा, फिलहाल अभी मैंने सुना नहीं है। बोनी राइट का है ये। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है? अबाउट डेमन टाइम्स को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां और आज का आखिरी क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो बच्चों नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार अगर 2023 की बात करें तो यह स्वाति नायक जी को दिया गया। आइए हम इसके बारे में और डिटेल्स लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय कृषि और खाद्य उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। और यह किसे मिला था? उड़ीसा की वैज्ञानिक स्वाति नायक को। किसे मिला बच्चों? ये हमारे लिए एक और अच्छी अचीवमेंट है कि उड़ीसा की वैज्ञानिक मिस स्वाति नायक मैम को मिला है ये। चलिए आज के लिए क्वेश्चंस की श्रेणी यहीं पे समाप्त होती है। बढ़ते हैं हम
थॉट फॉर द डे, आज का सुविचार क्या कहता है? फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प पर्याप्त मजबूत है तो असफलता भी कभी हावी नहीं हो सकती। बच्चों, यदि अगर आपने सफल होने का एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है तो बच्चों असफल आप हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते इन द सेंस आप हो गया सफल, एक बार हो सकते हो, बट अगर आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है तो मैंने आपको बताया था ना, ये प्रकृति पहले टेस्ट लेगी। अगर आप उस प्रकृति के टेस्ट में सफल रहे तो ये प्रकृति आपके साथ लग जाती है। और अगर एक बार प्रकृति आपके साथ लग गई तो फिर आपको कोई गिरा ही नहीं सकता। अब एग्जांपल देखते हैं। इस समय आजकल बच्चों मूवी बहुत चल रही है 12th फेल। किसकी है ये 12th फेल मूवी? मनोज कुमार शर्मा आईपीएस की, मनोज सर की है। कौन है ये? आईपीएस है, प्रेजेंट में मुंबई में डीआईजी है ये। बच्चों इस फिल्म में आप देखेंगे कैसे एक 12th फेल बच्चा, मतलब जिसका कोई स्टेटस ही नहीं, हिंदी में पढ़ा, हिंदी मीडियम में पढ़ा। आजकल सब कहते हैं इंग्लिश मीडियम बहुत जरूरी है सिविल सर्विस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम में पढ़ा, एक बहुत ही पिछड़े गांव से आया हुआ, उसने मेहनत की, 4 साल के बाद उसका 4th अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकला और भारत के सर्वश्रेष्ठ नौकरी उसने पाई। बच्चों भारत में सिविल सर्विसेज से बड़ी नौकरी कोई नहीं मिलती, और आईपीएस वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप एक एग्जांपल और लीजिए, प्रोफेसर पवन कुमार, हो सकता है इनका नाम आपने नहीं सुना हो। बच्चों ये बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आईआईटी में प्रोफेसर हैं, 2 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक 2, 2 बार ऑल इंडिया रैंक 2, 2 बार। इन्होंने फर्स्ट टाइम आईआईटी एडवांस में यानी जेईई एडवांस में रैंक 2 पाया, और इन्होंने आईआईटी नहीं लिया, ड्रॉप कर दिया। किस लिए ड्रॉप किया? कि मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक पाऊंगा। बट देन फिर से मेहनत की और फिर से ऑल इंडिया रैंक 2 टाइम्स, फर्स्ट रैंक नहीं पा पाए। तो बच्चों ऐसे व्यक्ति बनो कि तुम रिस्क लेने से नहीं डरो, रिस्क तुमसे डरे कि भैया हमको इसके पास नहीं जाना। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, युद्ध की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं।